हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनैंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स एंड मेसो कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले बात करें इनैंशियोमर्स की। तो वो क्या होते हैं? ये कोई भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को हम क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स बोलते हैं। जैसे मान लो आपने कोई भी काइरल सेंटर ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात करें, हमने यहाँ एक काइरल सेंटर ले लिया। अब इसका जो मिरर इमेज है, जो हमने यहाँ बना दिया है, ये हमारा मिरर है। अब देखो, इन दोनों मिरर इमेज को अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं इस मिरर इमेज को उठाकर इस ओरिजिनल कंपाउंड के ऊपर रख दूं, इसको मैं उठाकर इसके ऊपर रख दूं, तो क्या ये सुपर इम्पोज करेगा? नहीं करेगा। तो अगर ये इसका मिरर इमेज है और ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, तो इन दोनों को जो पेयर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। ठीक है। अब जिसका भी मिरर इमेज उसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, तो वो कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। ये हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर देखा था। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसी कंपाउंड को फिशर प्रोजेक्शन में बनाऊं और उसका मिरर इमेज लूं, तो अब देखो, क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा? नहीं हो रहा। तो फिर से क्या बोलेंगे? ये क्या है? पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। अब देखो, कंपाउंड्स विद सिंगल काइरल सेंटर इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब अगर एक काइरल सेंटर है तो हमेशा क्या होगा? वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे अगर हम अमीन्स की बात करें तो वहाँ पर इन्वर्जन होता है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर अगर कार्बन सेंटर है काइरल, तो वो हमेशा क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका मतलब वो हमेशा अपने इनैंशियोमेरिक पेयर के साथ में ही रहेगा। ठीक है। अब एक और चीज़, अगर मैं इसका ऑप्टिकल रोटेशन x डिग्रीज मानता हूँ, ठीक है, तो इसका जो इनैंशियोमेरिक पेयर होगा ये, तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा? -x डिग्रीज। मतलब क्या है? इनका जो मैग्नीट्यूड है ऑप्टिकल रोटेशन का वो सेम रहता, बट साइन क्या होता? ऑपोजिट। अगर ये 50 डिग्री है तो ये -50 होगा, ये 100 है तो ये -100 डिग्रीज होगा। क्लियर है? चलो, अब बात करें दो काइरल सेंटर की। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये दोनों भी क्या है? आपस में मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हैं। तो हम क्या बोलेंगे? इनको भी पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बोलेंगे। और ये कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ठीक है। लेकिन इसको मैं कन्फिग्रेशन से भी देख सकता हूँ। हमने पिछले वीडियोज में बात की थी आर एस कन्फिग्रेशन की। तो हम पहले आर एस कन्फिग्रेशन निकालते हैं दोनों काइरल सेंटर पे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके मिरर इमेज के अंदर काइरल सेंटर का कन्फिग्रेशन क्या आया है। अगर मैं पहले वाले कार्बन, इस कार्बन की बात करूँ, तो देखो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4। एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए था, बट ये क्या हो जाएगा? आर, बिकॉज हमारा हाइड्रोजन कहाँ है? हॉरिजॉन्टल पोजिशन पे। अगले कार्बन की बात करें, 1, 2, 3 एंड 4। फिर से क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए था और एस ही होगा, बिकॉज हमारा फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है? वर्टिकल लाइन पे। तो ये आर एस है। ठीक है। अब यहाँ देखें इसके इनैंशियोमर के अंदर, यहाँ बोलेंगे 1, 2, 3। क्लॉकवाइज आर होना चाहिए था, बट ये एस होगा, बिकॉज हाइड्रोजन हमारा फोर्थ प्रायोरिटी और कहाँ है वो? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। यहाँ बात करें 1, 2, 3, 4। क्लॉकवाइज आर होना चाहिए था और आर ही होगा। तो ज़रा बात करें तो यहाँ देखो क्या हुआ? आर एस के साथ जो उसका मिरर इमेज वो क्या बन गया? एस आर हो गया। तो ये हमेशा होगा। पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स के अंदर हमेशा हर एक काइरल सेंटर का जो कन्फर्मेशन है वो, जो कन्फिगरेशन है वो चेंज होगा। आर का एस, एस का आर। अगर मान लीजिए आपको ऐसा बोला गया आर एस आर आर, अगर ये सीक्वेंस है, तो उसका जो इनैंशियोमर होगा उसमें क्या हो जाएगा? एस आर एस एस। मतलब एवरी काइरल सेंटर चेंजेस इट्स कन्फिगरेशन। ठीक है। चलो, अब जैसे यहाँ बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ कोई काइरल सेंटर नहीं है। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे काइरल सेंटर नहीं है। ये सिर्फ एक ब्यूटेन का 2,3 से कन्फर्मेशन हमने बनाया हुआ है। C2C3 से जो कन्फर्मेशन है वो हमने बना रखा है, ये इसका गॉच फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें तो ये दोनों आपस में क्या है? मिरर इमेज तो दिख रहे हैं एक दूसरे के और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हैं।
तो मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो क्या होगा ये? पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऑप्टिकल जो हमारे काइडल सेंटर रिप्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा काइडल सेंटर प्रेजेंट होगा किसी मॉलिक्यूल में तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमने बात करी थी कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, ये पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स है, लेकिन इनको क्या बोलेंगे हम? कन्फर्मेशनल इनैंशियोमर बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे? कन्फर्मेशनल इनैंशियोमर। ठीक है, अगली बात करें। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे भी हमारा काइडल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, स्टिल ये दोनों कंपाउंड क्या है आपस में? मिरर इमेजेस एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये भी क्या हो गए? पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। ठीक है, अगर आपको ये डाउट है कि ये ऐसा क्यों बना है स्ट्रक्चर, या फिर आपने इसको प्लेन के बाहर क्यों किया है, ये एलीन सिस्टम है, एलीन है और ये इवन एलीन है। हमने इसके बारे में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर बात करी है, और हमने जब पीओएस सीओएस निकाला था तो वहाँ पे भी बात की गई है इसकी। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ आप जाके देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो ये क्या है? पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स है, इसका मतलब क्या होगा? ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, बट ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। याद होगा आपको, इवन एलीन्स क्या करते हैं? ऑप्टिकल शो, और ऑड एलीन्स क्या करते हैं? ज्योमेट्रिकल शो। ठीक है, अब बात करें स्पाइरेंस की, तो यहाँ भी वही होगा, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे भी क्या है? ये स्पाइरेंस है, और ये क्या है? इवन स्पाइरेंस है। इवन स्पाइरेंस में भी क्या होते हैं? जो एक्सट्रीमेंट्स होते हैं वो प्लेन से बाहर होते हैं, प्लेन से क्या होते हैं? बाहर होते हैं। तो देखो यहाँ पर भी ये क्या है? आपस में मिरर इमेजेस है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये क्या हो गए? इनैंशियोमेरिक पेयर हो गए। आपस में क्या हो गया? ये इनैंशियोमर्स हो गए, मतलब क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अगर इसकी बात करें, साइक्लो अल्काइलिडीन्स की बात करें, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है। ठीक है, यहाँ क्या है? ये इवन साइक्लो अल्काइलिडीन। तो यहाँ भी देखो, ये मिरर इमेजेस तो हैं बट नॉन सुपर इम्पोजिबल है। देखो जरा, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ ओवरलैप करेगा, तो क्या उसके ऊपर वो ओवरलैप कर पाएगा? नहीं, उसको प्लेन में होना चाहिए था, बट ये वाला पार्ट क्या है? प्लेन से बाहर है, तो क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। तो ये भी क्या हो जाएंगे? इनैंशियोमर्स हो गए और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखें। अब बात करते हैं बाइफिनाइल की। ये क्या है हमारा? बाइफिनाइल सिस्टम। अब देखो बाइफिनाइल में क्या होगा? यहाँ जो ऑर्थो पोजिशन है, यहाँ होता है रिपल्शन, यहाँ होता है रिपल्शन। उस रिपल्शन की वजह से क्या होता है? इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होगा, कुछ इस तरीके से रोटेशन होगा। अब ज़रा पहले इमेजिन करो, ये पूरा कंपाउंड क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि प्लेन में। तो इन दोनों ब्रोमीन एटम और दोनों मिथाइल एटम के बीच का, मिथाइल जो हमारा ग्रुप है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी क्लोज है अभी। अगर मैं इसको प्लेन से बाहर कर दूं, मतलब किसी एक रिंग को प्लेन में रखकर दूसरे को उसके परपेंडिकुलर कर दूं, कुछ इस तरीके से, हमने इस वाले प्लेन को क्या किया है? इस प्लेन को आउट ऑफ प्लेन कर दिया। अभी क्यों किया है? हमने नहीं किया ये ऑटोमेटिकली, ये मॉलिक्यूल डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। अब देखो, ये ब्रोमीन के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ऊपर वाले में जो ये डिस्टेंस था उस डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये प्लेन से बाहर जा चुका है। जब प्लेन से बाहर चला गया तो क्या हो गया? यहाँ रोटेशन लॉक हो गया। जैसे रोटेशन लॉक हुआ तो ये वापस इस फॉर्म में नहीं आ सकता, नहीं आना चाहेगा, क्योंकि इस फॉर्म में रिपल्शन है, इस फॉर्म में रिपल्शन मिनिमम है, तो इस फॉर्म में ये रहना चाहेगा। अब ज़रा मैं इसकी बात करूँ और इसके मिरर इमेज की बात करूँ, ज़रा ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में क्या है? नॉन सुपर इम्पोसिबल है। मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोसिबल है, तो क्या हो गई ये भी हो गए पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। तो क्या हो गया? ऑप्टिकली
एक्टिव। तो देखा आपने कि बिना कायरल सेंटर के भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। अब ज़रा देखो इसके अंदर पी ओ एस सी ओ एस निकाल कर देखो, इसके अंदर आप देखो पी ओ एस सी ओ एस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, अगर ये बी आर और सी एस थ्री सेम हो गए तब होगा, तो हमें तो नहीं चाहिए ना, हमें तो देखना है पी ओ एस सी ओ एस ना हो। तो यहाँ ये याद रखेंगे कि जो हमारा सी एस थ्री है वो कभी भी बी आर के बराबर नहीं हो सकता। मतलब बोलना ये चाहता हूँ कि ये ग्रुप और ये ग्रुप कभी भी सेम नहीं हो सकते, ये ग्रुप और ये ग्रुप कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर वो दोनों सेम हो गए तो हमेशा आपका पी ओ एस मिल जाएगा। यहाँ पे कोई एक पेयर भी सेम हो गया तो पी ओ एस सी ओ एस मिलेगा ही मिलेगा। सी ओ एस तो नहीं, पी ओ एस तो यहाँ पक्का मिलेगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलो अब बात करते हैं रेसमिक मिक्सचर की। अब देखो क्या होता है रेसमिक मिक्सचर, व्हेन एनैंटियोमर्स आर प्रेजेंट इन इक्वल प्रोपोर्शंस 50-50, जैसे दो एनैंटियोमर्स हैं आपस में इक्वल अमाउंट में अगर प्रेजेंट हो तो ओवरऑल मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। अब देखो होता क्या है कि मान लो आपने दो एनैंटियोमर ले लिया, ठीक है, दोनों का इक्वल कॉम्पोजिशन ले लिया, 50% ये 50% ये बाई वेट, तो क्या होगा कि हमने अभी देखा कि एक का ऑप्टिकल रोटेशन एक्स है तो दूसरे का क्या होगा माइनस एक्स होगा। तो हमने डी ले लिया, उसका क्या है एक्स डिग्रीज, और एल है उसका क्या है माइनस एक्स डिग्रीज। तो अगर दोनों 50-50% में है, अगर 100 मॉलिक्यूल्स मान लिए हमने दोनों के, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल क्या करेगा कॉम्पेंसेट करेगा। अगर मैं बोलूँ 100 मॉलिक्यूल्स हैं आपके एक्स के और 100 मॉलिक्यूल्स हैं आपके माइनस एक्स के, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो। अगर थीटा की नेट वैल्यू ज़ीरो है तो क्या हो गया वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि अगर इनैंटियोमर्स इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है तो ओवरऑल जो हमारा मिक्सचर है वो क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। अब यहाँ एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन का क्या मतलब है वो समझो। एक्सटर्नल बोलने का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया ये, ठीक है, इसका हमने मान लिया एक्स डिग्री, इसका मान लिया माइनस एक्स डिग्रीज। तो अब प्लेन पोलराइज लाइट को अगर ये मॉलिक्यूल, इसको मैं ए बोल दूँ इसको मैं बी बोल दूँ, अगर ए मॉलिक्यूल इसको एक्स डिग्री रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो ये बी मॉलिक्यूल क्या कर रहा है उसको वापस एंटी क्लॉकवाइज एक्स डिग्री रोटेट कर रहा, ठीक है। तो ये ए मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है कुछ करने में, और एक दूसरा मॉलिक्यूल है बी, वो इन्वॉल्व है इसको नलीफाई करने में। तो यहाँ पे क्या है एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि कोई दूसरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है इसको क्या करने में काउंटर करने के लिए, मतलब जो एक्स डिग्री है उसको माइनस एक्स करने के लिए, नेट वैल्यू जीरो करने के लिए ये दूसरा मॉलिक्यूल है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक्सटर्नली कॉम्पेंसेट हो रहा है हमारा क्या ऑप्टिकल रोटेशन, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन, ठीक है। ऐसे इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला कि व्हाट इज एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन, बट हाँ समझने के लिए इस तरह आप समझ सकते हैं इसको। अब बात करते हैं डाइस्टीरियोमर्स की। तो डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस। अब इनैंशियोमर और डाइस्टीरियोमर में अगर कंपेयर करें तो सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि वहाँ पर मिरर इमेज होने के साथ साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल था, बट यहाँ क्या है नॉन सुपर इम्पोजिबल तो होना चाहिए बट नॉन मिरर इमेज भी होना चाहिए। मतलब यहाँ मिरर इमेज की होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए नॉन सुपर इम्पोजिबल भी होना चाहिए। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब देखो यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ चार कंपाउंड दे रखे हैं। अगर ए को देखें और बी को देखें तो ये दोनों आपस में क्या है मिरर इमेजेस हैं, और देखने में ये नॉन सुपर इम्पोजिबल भी लग रहे हैं। तो दे आर मिरर इमेजेस एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल, सो दे आर इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। लेकिन हम कंफर्म करेंगे पहले। कंफर्म कैसे करेंगे, हम आर एस निकालेंगे और फिर चेक करेंगे। अब देखो अगर हम ए में देखें तो ऊपर वाले कार्बन की बात करें तो देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, आर होना चाहिए लेकिन एस हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। नीचे वाले कार्बन पे देखें तो यहाँ पर क्लॉकवाइज है, आर होना चाहिए था और आर ही होगा। सॉरी, ऊपर वाले कंपाउंड में एंटी क्लॉकवाइज है, क्या होना चाहिए था एस, लेकिन ये आर हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन हमारा कहाँ है हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ठीक है। नीचे वाले कार्बन की बात करें तो वहाँ देखो क्लॉकवाइज है, आर होना चाहिए था और आर ही होगा बिकॉज हमारा जो सी एस थ्री है जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो कहाँ है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। यहाँ बात करें तो देखो यहाँ पर ये वन, ये टू, ये थ्री, क्या हो गया ये क्लॉकवाइज आर, लेकिन ये एस होगा बिकॉज हमारा हाइड्रोजन कहाँ है फोर्थ प्रायोरिटी है और वर्टिकल लाइन पे नहीं है। अगर मैं दूसरे कार्बन की बात करूँ नीचे वाले की तो वहाँ बात करें तो वन टू एंड थ्री, यहाँ क्या है एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए था लेकिन ये एस ही होगा बिकॉज हमारा जो सी एस थ्री है वो वर्टिकल लाइन पे ही है। तो यहाँ देखो क्या होगा आर आर के साथ एस एस बन गया, तो क्या हुआ है ए और बी, ए रिलेशन बी क्या हो गया दे आर इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर।
ठीक है। अब मैं बात करूँ सी और डी की, तो सी और डी में भी सेम चीज़ कर सकते हैं। अगर सी में बात करें तो यहाँ देखो एंटी क्लॉकवाइज क्या होना चाहिए था, आर, लेकिन क्या हो जाएगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज क्या होना चाहिए था, एस होना चाहिए था, बट यहाँ हाइड्रोजन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या हो जाएगा ये आर हो जाएगा। नीचे बात करें तो नीचे देखो एंटी क्लॉकवाइज है, आर होना चाहिए कि एस होना चाहिए, एस होना चाहिए, लेकिन यहाँ एस ही होगा बिकॉज सी एस थ्री कहाँ है हमारा, वर्टिकल लाइन पे। अगर आपने आर एस कन्फिग्रेशन की वीडियो नहीं देखें, आप जाकर पहले उसको देखें और पहले आर एस में आप कंफर्टेबल हो जाएं। चलो अब इसके मिरर इमेज की बात करते हैं। तो मिरर इमेज में देखो यहाँ पर इसे लिखेंगे 1, इसे लिखेंगे 2, इसे लिखेंगे 3, क्या हुआ, आर होना चाहिए लेकिन एस होगा। नीचे वाले की बात करें तो यहाँ देखो ये 1, ये 2 एंड ये 3, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज आर होना चाहिए और आर ही होगा। तो यहाँ देखो क्या हो गया, आर एस से क्या बन गया, एस आर बन गया। तो सी और डी भी क्या हो गया, दे आर इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, इतना तो क्लियर है, ए बी और सी डी में रिलेशन तो क्लियर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ए रिलेशन सी की, ए रिलेशन डी की, अगर मैं बात करूँ बी रिलेशन सी की और बी रिलेशन डी की, तो इन चारों के बारे में क्या बोलेंगे हम, इन चारों के बारे में क्या बोलेंगे। तो देखो ध्यान से देखो, ए और सी को ध्यान से देखो, क्या ये आपस में मिरर इमेजेस हैं, नहीं। क्या ये सुपर इम्पोजिबल हैं, नहीं। तो क्या बोलेंगे इनको, डाइस्टेरियोमर। अगर हम ए और डी को देखें तो ए और डी में देखो क्या ये मिरर इमेजेस हैं, नहीं है। क्या ये सुपर इम्पोजिबल हैं, नहीं है। तो मिरर इमेज भी नहीं है, सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, डाइस्टेरियोमर। वैसे ही बी और सी को देखो और बी और डी को देखो, तो ये सभी क्या होंगे आपस में, डाइस्टेरियोमर। देखो डाइस्टेरियोमर होने के लिए एक तो ऑप्टिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना ज़रूरी है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होना ज़रूरी है, बस वो मिरर इमेज ना हो और नॉन सुपर इम्पोजिबल ना हो, तो क्या हो जाएंगे, डाइस्टेरियोमर हो जाएंगे। क्लियर है। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ देखो इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये भी क्या होंगे आपस में, डाइस्टेरियोमर होंगे। क्यों, देखो यहाँ पर अब पहला जो हमारा यहाँ ओ एच है, यहाँ ओ एच है, यहाँ ओ एच है, यहाँ देखो यहाँ ओ एच है, यहाँ ओ एच तो है, तो ये मिरर इमेज होने के लिए ये भी ओ एच कहाँ होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था। तो मिरर इमेज तो नहीं है, क्या ये सुपर इम्पोजिबल है, हाँ है। सुपर इम्पोजिबल भी है, सॉरी सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो क्या बोलेंगे, डायस्टेरियोमर। ठीक है। चलो अगली बात करें तो यहाँ भी देखो, यहाँ सी एस थ्री और सी एल है, यहाँ सी एस थ्री सी एल है, बट यहाँ क्या दोनों ऊपर है और यहाँ क्या है, एक ऊपर एक नीचे है। अगर इसका मिरर इमेज होता तो दोनों नीचे होते, ठीक है, आइडेंटिकल होता तो दोनों ऊपर होते। ना ये ना आइडेंटिकल है, ना ये उसका मिरर इमेज है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल तो है ही, तो फिर से क्या बोलेंगे, डायस्टेरियोमर्स है। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बोलेंगे, इसको भी बोल सकते हैं डायस्टेरियोमर, नहीं, ये डायस्टेरियोमर नहीं है, ये क्या है, इनैंशियोमर्स है। अब लग रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है, डायस्टेरियोमर में इनैंशियोमर कैसे पढ़ा दिया आपने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जाम में आपको ये दिया नहीं होगा कि ये डायस्टेरियोमर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डायस्टेरियोमर का ही हिसाब से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ सी एस थ्री है, यहाँ क्या है, सी एस थ्री ही तो है, तो ये कार्बन जो है वो कार्डिल तो है ही नहीं, वो कार्डिल तो नहीं है, तो उसके बारे में तो बात ही नहीं करनी, हमें तो सिर्फ को इसको देखना है, हमें सिर्फ इसको देखना है। अब ज़रा देखो यहाँ पर ओ एच ऊपर है, यहाँ ओ एच नीचे, मिड इमेज दिख रहा है और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है, बात खत्म हो गई। तो क्या होंगे, इनैंशियोमर्स हो जाएंगे। क्लियर है ना। हमें कार्डियल सेंटर देखना है। अब याद रखना, डायस्टेरियोमर होने के लिए अगर हम कार्डियल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें जहाँ कार्डियल सेंटर है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 कार्डियल सेंटर होने चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 2। एक कार्डियल सेंटर में आप डायस्टेरियोमर नहीं बना पाएंगे। चलो अब यहाँ बात करें, अब देखो यहाँ पर दोनों आपस में क्या है, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हमने इसके बारे में बात करी है, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मतलब क्या है, ये है हमारा सिस फॉर्म और ये क्या है हमारा ट्रांसफॉर्म। अब ज़रा देखो, क्या ये आपस में मिरर इमेजेस हैं, रख दो मिरर यहाँ पर, क्या इसका मिरर इमेज लग रहा, नहीं। क्या ये सुपर इम्पोजिबल है, नहीं, मिरर इमेज भी नहीं है, सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है। तो इतना याद रखना आपको,
कि जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो हमेशा डायस्टेरियोमर होते हैं एक एक दूसरे के, हमेशा, क्योंकि वो कभी मिरर इमेज नहीं बन सकते और कभी वो सुपर इम्पोज भी नहीं हो सकते। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं हम मेसो कंपाउंड्स की। अब देखो मेसो कंपाउंड क्या होते हैं भाई, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग काइरल सेंटर, मतलब यहाँ काइरल सेंटर होते हैं बट आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन। अब एक नया माजरा आ गया कि इंटरनल कॉम्पेंसेशन क्या है। एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन तो क्लियर हो गया था एनाशोमर्स के अंदर, जहाँ रेस्पे मिक्सचर के बारे में बात करी थी हमने, लेकिन यहाँ क्या है, ये इंटरनल कॉम्पेंसेशन क्या समझते हैं इसको। यहाँ देखो पीओएस या सीओएस प्रेजेंट होता है मेसो कंपाउंड्स के अंदर। अब देखो इन शॉर्ट क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्डियल सेंटर तो है बट वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब ऐसे कैसे हो सकता है, कार्डियल सेंटर होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हो सकता है? मौलिक हो सकता है। कार्डियल सेंटर होना इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया। हमने बात करी थी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का एब्सेंट होना जरूरी है, ना कि कार्डियल सेंटर का प्रेजेंट होना। हमने देखा कार्डियल सेंटर के बिना भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव थे। बाइफिनाइल देखा हमने, स्पाइडेन देखा हमने, हमने साइक्लोअल्कालिडीन्स देखे, हमने एलिन्स देखे, वहाँ कोई कार्डियल सेंटर तो नहीं है, स्टिल वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि कार्डियल सेंटर होना ही चाहिए। कार्डियल सेंटर है तब भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। अब वो कैसे, वही देखते हैं मेसो कंपाउंड के अंदर। अब देखो यहाँ क्या हो रहा, हमने ये यहाँ पर कंपाउंड ले लिया। अब ज़रा देखो ऊपर वाले कार्डियल सेंटर का हम निकालते हैं कन्फिग्रेशन। तो निकालो यहाँ पर, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज है, क्या होना चाहिए था, एस होना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगा आर, बिकॉज हाइड्रोजन हमारा कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे आ गया। नीचे देखो तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, आर, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, अगर मैं बात करूँ तो पहली बात तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ क्या है, पीओएस प्रेजेंट है। तो पीओएस के होते ही क्या हो गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन ये इंटरनल कॉम्पेंसेशन क्या है उसको समझते हैं। अब देखो हो क्या रहा है कि मॉलिक्यूल का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको मैं ऊपर वाला पार्ट मान लूँ, इसको ये नीचे वाला पार्ट मान लूँ, इस प्लेन के ऊपर और नीचे। तो ऊपर वाला पार्ट क्या कर रहा है कि जो हमारा प्लेन पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट है उसको क्लॉकवाइज अगर एक्स डिग्री में कर रहा, तो ये नीचे वाला जो पार्ट है वो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज एक्स डिग्री में करेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक ही मॉलिक्यूल का दो पार्ट है, मतलब वो किसी और मॉलिक्यूल का नहीं किया हुआ है ये नलिफिकेशन, ये एक ही मॉलिक्यूल का दो पार्ट है जो क्या कर रहा है, एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर रहा, एक के बनाए हुए ऑप्टिकल रोटेशन को दूसरा क्या कर रहा है, डिमिनिश कर रहा। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, इसलिए इंटरनल वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनली ऑप्टिकल रोटेशन का कॉम्पेंसेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इंटरनल कॉम्पेंसेशन वर्ड का यूज़ किया गया है। तो हर मेसो कंपाउंड में इंटरनल कॉम्पेंसेशन के थ्रू ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आ जाती है। तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे कार्डियल सेंटर होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? कार्डियल सेंटर होना चाहिए और वो वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है? चलो अब आइडेंटिफाई करते हैं कुछ मेसो कंपाउंड्स। जैसे इसको पहले एग्जांपल देखो, क्या ये मेसो कंपाउंड है? पहली बात, कार्डियल सेंटर है क्या? यस, ये भी कार्डियल सेंटर और ये भी कार्डियल सेंटर है। क्या पीओएस है? बिल्कुल, ये रहा हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये मेसो है। ठीक है, ये मेसो कंपाउंड है। अगला देखो, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या यहाँ हमारा कार्डियल सेंटर है? क्वेश्चन है आपका, क्या ये कार्डियल सेंटर है? नहीं, ना ये कार्डियल सेंटर और ना ये कार्डियल सेंटर है, तो यहाँ मेसो के बारे में बात नहीं कर सकते। आप पूछोगे सर ये कार्डियल सेंटर क्यों नहीं है? ज़रा सोच के देखो, आपने इस कार्बन को अगर देखा तो ये CH3 है या हाइड्रोजन है, दोनों अलग है। आगे बढ़ो, यहाँ क्या है CH2, यहाँ क्या है CH2, सेम है। आगे बढ़ो, यहाँ से जैसे आप इधर बढ़े तो क्या मिला आपको, CH3 और H। यहाँ से आप जैसे आगे बढ़े तो क्या मिला, CH3H। क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिला? नहीं। तो फिर काय का कार्डियल सेंटर नहीं हो सकता वो कार्डियल सेंटर। और सेम अप्लाई होता है यहाँ पे भी, जब कार्डियल सेंटर नहीं है तो फिर मेसो कंपाउंड कैसे? हाँ, यहाँ पे पीओएस तो है बट ये मेसो कंपाउंड नहीं है। पीओएस का होना कंपलसरी है, सॉरी कंपलसरी नहीं है भाई, कार्डियल सेंटर होने के साथ साथ पीओएस होना जरूरी चाहिए। कार्डियल सेंटर होना चाहिए साथ में पीओएस हो, तो ये याद रखना है आपको। चलो अगला एग्जांपल देखें, थर्ड देखो यहाँ पर, यहाँ देखो ये कार्डियल सेंटर है और ये भी कार्डियल सेंटर है, और देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो ये मेसो है। अगला बात करो, देखो ये कार्डियल सेंटर है और ये भी कार्डियल सेंटर है, और देखो यहाँ पर
प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो ये भी क्या होगा, मेजो चेक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करें तो ये काइडल सेंटर नहीं है और ये भी काइडल सेंटर नहीं है, सेम ऊपर वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे मेजो के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, काइडल सेंटर निकालना तो सबको आता होगा, आपको तब तक मूव करना है जब तक पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना मिल जाए। चलो अगला एग्जाम्पल देखो। यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या किया, ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल हो गया। यहाँ देखो, यहाँ CH3 और ये CH3, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ H, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है और ये इसके सामने है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको काट दूँ किसी प्लेन से, यहाँ मैं ये प्लेन ले लूँ, इसको काट दूँ, तो क्या ये POS नहीं है हमारा, है ना, और कार्डियल सेंटर भी है यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी हम मेजो बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये बहुत सिमिलर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल को बार बार रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ CH3 Cl Cl H H CH3, ये POS हो गया यहाँ पे, वही बात है, उसको मैंने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, चलो अगली बात करें। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ये हमारा स्टैगर्ड फॉर्म दिया हुआ है। अब स्टैगर्ड फॉर्म में भी ये, अब यहाँ पर POS तो नहीं दिखेगा आपको, बट यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री ज़रूर है। सर देखो, हर एक ग्रुप ऑफ एटम्स का क्या हो रहा है, मिरर इमेज मिल रहा इस सेंटर के अबाउट, तो यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ भी क्या होगा, मेसो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो POS COS हो जाएगा तो मेसो कंपाउंड हो सकता है, और साथ में काइडल सेंटर भी तो होना चाहिए, काइडल सेंटर भी है यहाँ पे। अगली बात करें, यहाँ भी देखो, यहाँ काइडल सेंटर है और पीछे वाला भी क्या है, हमारा काइडल सेंटर है। ठीक है, और यहाँ अगर मैं इसको बीच से कट कर दूँ, मतलब जो हमारा ये मॉलिकुलर प्लेन है, इससे अगर कट कर दें, ये जो हमारा मॉलिकुलर प्लेन है इससे अगर कट कर दें, तो क्या होगा, ये वही मॉलिक्यूल देखो जो ऊपर बनाया ना हमने, ये कंपाउंड, ये इसी के जैसा है, ये इसी के जैसा है, सेम कंपाउंड है। डिफरेंस क्या है, बस वो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये साहर्स प्रोजेक्शन है। ठीक है, चलो अब हम एक कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमें यहाँ आइडेंटिफाई करना है रिलेशनशिप, ये हमारा कंपाउंड है, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इन दोनों में रिलेशन बताना है हमें। ये पहला एग्जांपल है। चलो, तो देखने में क्या लग रहा है, देखने में कुछ भी नहीं लग रहा, लग रहा है आइडेंटिकल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, ये मिरर इमेज लग रहा है एक दूसरे का। तो ये आप एक काइडल सेंटर के साथ तो आप डाइस्ट्रोमर बोल नहीं सकते, तो या तो ये इनएंचोमर है या फिर आइडेंटिकल है, हमें नहीं पता। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कन्फिग्रेशन निकाल के देख लो। कन्फिग्रेशन निकाल के देखते हैं क्या है, फिर समझते हैं इसको। चलो निकालें, तो क्या बोलेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, तो 1 2 3, ये एंटी क्लॉकवाइज गया, एस होना चाहिए था लेकिन आर हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ है हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ बात करते हैं, ये क्या है, 1, ये 2 और ये 3, आर, तो ये एस होना चाहिए। ये देखो RS आ गया, इसका मतलब क्या है, ये इनएंशोमर्स है। लेकिन भाई दिख तो नहीं रहे ये मिरर इमेजेस, बताओ दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे ना, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल कार्बन है। टेट्राहेड्रल कार्बन में आप कहीं से भी स्विचिंग करा सकते हो, इवन स्विचिंग। तो हम स्विच करके देखते हैं। अब देखो, मैंने इसको A माना था, इसको B माना था, तो मैं एक काम करता हूँ, B में स्विचिंग करता हूँ ताकि मैं A का मिरर इमेज बना सकूँ B को, क्योंकि ये इनएंशोमर्स है तो ऑब्वियस बात है मिरर इमेज रहा होगा इसका। चलो बना के देखते हैं। अब इसका मिरर इमेज बनेगा तो हम क्या करेंगे, हम H और Cl को H और Cl नहीं, हम एक काम करते हैं, CH3 को एक्सचेंज करते हैं Cl के साथ, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर CH3 आएगा, यहाँ Cl आएगा, यहाँ H आएगा और यहाँ पर Br आएगा। ये हमने क्या किया, एक स्विच किया, और स्विच हो गया। हमें एक और स्विच करना है, हम अगला स्विच करें इन दोनों में, H और Cl में, देखो क्या बन जाएगा, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ Cl और यहाँ पर Br। अब ज़रा इसको A और इसे कंपेयर करो, क्या ये आपस में मिरर इमेजेस हैं, हाँ मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है, तो देखो प्रूफ हो गया कि ये एनहांसोमर्स है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप स्विचिंग करके करो या फिर आप कन्फिग्रेशन निकाल के करो। कन्फिग्रेशन निकाल के करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, स्विचिंग करोगे तो भी कभी गलत नहीं होगा, बट टाइम टेकिंग है थोड़ा। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, बनाना पड़े आपको, तो बना सकते हो आप इस तरह से। अगला एग्जाम्पल देखो,
अब यहाँ बात करें तो ये क्या है आपस में, इसे हमने ए बोल दिया, इसे हमने बी बोल दिया, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। तो यहाँ क्या करेंगे, आपस में क्या रिलेशन इनके बीच में, निकाल के देखते हैं कन्फिग्रेशन। क्या बोलेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 क्लॉकवाइज आर। अगला देखें, 1 2 3 4, ये भी आर आ गया, यानी दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल है। दिखने में तो आइडेंटिकल नहीं लग रहा है, तो हम आइडेंटिकल बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, देखो हम बी को स्विच करते हैं ताकि हम ए के जैसा बना सकें उसको। स्विच कैसे करेंगे, एक काम करो, ई टी और सी एस थ्री को स्विच कर दो पहले, यानी इसे और इसे स्विच करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी एस थ्री, यहाँ क्या हो जाएगा ई टी, यहाँ हो जाएगा ओ एच और यहाँ हो जाएगा सी एल। अगला स्विच हम इन दोनों को कर दें, क्या हो जाएगा यहाँ पर सी एस थ्री, यहाँ हो जाएगा ई टी, यहाँ हो जाएगा सी एल और यहाँ हो जाएगा ओ एच। अब ज़रा कंपेयर करो इन दोनों को, दोनों आइडेंटिकल है ना, तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो। अगला एग्जांपल देखें, अब यहाँ बात करें तो देखो ऊपर वाले कार्बन का कन्फिग्रेशन निकालो, क्या बोलेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3 क्लॉकवाइज आर, लेकिन ऐसा होगा। नीचे बात करें तो पहले क्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, तो क्या बोलेंगे 1 2 3, क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज, और हमारा फोर्थ पोजीशन ऊपर है तो क्या बोलेंगे एस का एस रह जाएगा, ये यहाँ निकालें तो क्या बोलेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्या होना चाहिए था एस, लेकिन ये आर हो जाएगा। नीचे बात करें तो क्या बोलेंगे 1 2 एंड 3, क्या बोलेंगे इसको 1 2 3, ठीक है, क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, क्या होना चाहिए था एस होना चाहिए था और एस ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, ये एस एस है और ये क्या हो गया आर एस हो गया, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, दीज आर डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स। अब यहाँ मिरर इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत स्विचिंग करके भी देख सकते हो, बट यहाँ डाइस्टीरियोमर में कोई मतलब नहीं है हमारा स्विचिंग करने का, क्योंकि वो मिरर इमेज तो होते ही नहीं है, मिरर इमेज भी नहीं होते और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसमें हाथ पर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ स्विचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल देखें, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बोलेंगे हम, निकालो कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलेंगे यहाँ, ये 1, ये 2 और ये 3, क्या हो जाएगा एस। नीचे बात करें तो यहाँ क्या करेंगे, ये 1, ये 2 और ये 3, क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा ये एस। इधर निकालो तो क्या हो जाएगा, ये 1, ये 2 और ये 3, आर सॉरी आर नहीं, ये हमारा हो जाएगा एस, बिकॉज आर होना चाहिए था, लेकिन सी एस थ्री हमारा फोर्थ प्रायोरिटी है, वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो वो एस हो जाएगा। नीचे बात करें तो यहाँ बोलेंगे 1 और यहाँ बोलेंगे 2 और यहाँ बोलेंगे 3, 1 2 3 आर, तो ये आर ही हो जाएगा। तो क्या लग रहा है, ये एस एस और यहाँ क्या हो गया एस आर, ये डाइस्टीरियोमर हो सकते हैं, लेकिन नहीं, ये डाइस्टीरियोमर नहीं होंगे, ये गलत कॉन्सेप्ट है। अब ये गलत क्यों सोचूं, क्या प्रॉब्लम है इसमें। अब होता क्या है, जैसे हमें ऐसा कोई कंपाउंड दिखता है हम तुरंत इसका कन्फिग्रेशन निकालने पे आ जाते हैं, जैसा हर सवाल में करते हैं लोग, मैंने भी ऊपर किया। बट एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको चेक करना है कि क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही है, क्या इक्वल है दोनों का, क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इक्वल है दोनों का, पहले वो तो चेक कर ले। तो ज़रा ध्यान से देखो, तो इन दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम नहीं है। यहाँ देखो ऊपर वाले कार्बन के साथ OHCH3H जुड़ा है, वहाँ क्या जुड़ा है ClOHCH3, ठीक है। नीचे देखो, यहाँ Cl है, इथाइल है और NH2 है, यहाँ NH2 तो है, इथाइल तो है, बट यहाँ पर Cl नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो यहाँ पर स्टीरियो हो ही नहीं सकता, कोई ज्योमेट्रिकल कोई ऑप्टिकल यहाँ बात नहीं कर सकते आप। यहाँ क्या बात करना पड़ेगा आपको, यहाँ बात करना पड़ेगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का,
यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म देखेंगे हम, चेन पोजीशन, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ बात करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। बहुत सारे हमने सवाल भी सॉल्व किए हैं, बस आप जाके डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो देख सकते हैं। क्लियर है? तो पहले आपको चेक करना है कि भाई स्टीरियो देख रहे हैं तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम हो जाए, तभी बात करेंगे ना स्टीरियो के अंदर। क्लियर है? तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ एनांशियोमर्स, मतलब कैसे हम एनांशियोमर्स को अलग कर सकते हैं जो कि उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, और बात करेंगे एनांशियोमेरिक एक्सेस की और ऑप्टिकल प्योरिटी की। If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel for more videos. Thank you so much for watching. See you in the next one.